अब क्या हमें दे दियो टिकट, देख लियो बहुत सेवा कर रहे, अर्ध गई लोंडा बढ़िया आयु। नहीं भाई अब तुम घर जाओ, मैंने सुन ली आपकी बात, तुम फला के लिए टिकट मांग रहे ना, मैं याद रहेगा, चिंता मत करो। एक वीडियो उनका बड़ा वायरल हुआ, 8-10 किसान सामने बैठे हैं और वो किसी के लिए टिकट की पैरवी कर रहे हैं। तो चौधरी साहब कहते हैं कि तुम ही दे दो, तुम ही दे दो, किसे दोगे? तो वो गुस्सा आ जाता है उन्हें। वो किसान कहते हैं जी जिसे भी दो ईमानदार आदमी को देना, बढ़िया आदमी को देना जी। बोले किसी के माथे पर लिखा है ईमानदार, किसी के माथे पर लिखा है बढ़िया, तुम दे दो जिसको देना चाहते हो। बहुत। और एक बार की बात है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में यहाँ मेरठ थे, तो हमने उनसे पूछा कि चौधरी साहब टिकट लिस्ट कब जारी हो रही है? विधानसभा चुनाव नजदीक था। तो बोले दे दो जिसको देना है टिकट, मीडिया वाले तो टिकट ही बांटते रहते हैं मुझे थोड़ी बांटना है। हाँ ये स्टाइल आप लोगों को बांटना, लिख दो जिसको लिखना है, किसको मिल रहा है। गुस्सा जल्दी आ जाता था उन्हें। तो समरपा वो उस समय 3 व्हीलर जब 12 तुगलक रोड के सामने जाके रुका, तो चौधरी साहब ने कहा मैं पैसे भिजवाता हूँ। तो 3 व्हीलर वाले ने चौधरी साहब का हाथ पकड़ लिया, बोले जी यहाँ ऐसे बहुत लोग आते हैं दिन भर कि जो कहते हैं जी अभी पैसे भिजवाता हूँ और फिर आते नहीं पैसे दे के जाओ जी। अक्सर ये होता था कि कई बार ये सुबह ही सुबह उनका फोन आता था, कोई नेगेटिव खबर यदि लग गई। वो रेगुलर फोन पे बैठते थे मॉर्निंग में। तो मॉर्निंग में राणा जी ऐसा हुआ, कई बार उनका सुबह ही सुबह फोन आता था। मैं उस समय बड़ौत था दैनिक जागरण में, तो सुबह ही कॉल आया, कह ले जी चौधरी साहब बात करेंगे। हमने देखा कि निगेटिव खबर छपी है। कोई निगेटिव खबर एक दिन लिख दी तो अगले दिन सुबह ही फोन आना था, उनका तय था। और सोते हुए को वही जगाते थे, ये सोते हुए को जगाते थे कि तो अशोक भूत ने ऐसा आंदोलन का जो भाषण था वो ऐसा बांध दिया, लास्ट में ले आए कि भाई चौधरी अजीत सिंह अब मलकपुर मिल पर ताला लगाएंगे। जितने लोग थे वहां, हजारों लोग थे, कई हजार लोग थे, सब सन रह गए। ये क्या हुआ? अरे अजीत सिंह ताला कैसे लगा देंगे? अजीत सिंह उस पर से उठ के राणा जी मंच पर से उठ के चल दिए कि ताला लगाएंगे, ताला लगाएंगे। वो ताला नहीं लगा रहे थे, वो तो उठ के चल दिए थे अपनी गाड़ी की तरफ को। लेकिन पब्लिक क्या हुई, उस दिन साजिश भी हुई। कुछ लोगों ने उनको गन्ने की चैन जो होती है उसमें डालने की कोशिश की। संसार सिंह सीओ थे। उनके जीवन में जब वो अपने करियर की शुरुआत कर रहे थे तो सांप्रदायिकता के खिलाफ उन्होंने करियर की शुरुआत की। मेरठ में दंगे हुए थे, मुरादाबाद में हिंसा हुई, कानपुर में दंगे हुए, कई जगह प्रदेश में दंगे हुए थे। उस वक्त उन्होंने मेरठ से और लखनऊ के लिए पैदल यात्रा करी, उस वक्त सांप्रदायिक सौहार्द बनाने के लिए। और आप सोचिए ये उनके करियर के शुरुआत के दिनों की बात थी, 87 की। और जब मुजफ्फरनगर में सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ गया तो वो मुजफ्फरनगर चुनाव लड़ने गए। उन्होंने कहा मैंने चुनाव बहुत लड़े, मेरा मकसद जीतना या हारना नहीं है, मैं जो सोशल फैब्रिक टूटा है उसको जिंदा रखना चाहता हूँ, उसके रिवाइवल के लिए यहाँ पे आया हूँ। मैं आपसी भाईचारा कायम करना चाहता हूँ, भाईचारे के लिए यहाँ पे आया हूँ। और जब वो हार गए तो हारने के बाद रामबोल भाई साहब सोरम का उनका वो वीडियो है, बहुत वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने कहा पंचायत में वो बोले, उन्होंने कहा कि मैं चुनाव हार गया, कोई बात नहीं, चुनाव आप लोगों ने बहुत जिताए मुझे, मैं कुछ चुनावी राजनीति के लिए यहाँ पे नहीं आया हूँ, आप अपने लोग हैं, आप लोगों के बीच आके मिल बैठ के बात करना मुझे अच्छा लगता है। मिलेंगे, बैठेंगे, गप्पे हाँकेंगे और क्या। और दिल्ली उनकी कोठी पे ही, तुगलक रोड पे ही हम गए। मैं था, जयवीर सिंह थे और अजीत थे जो वहाँ नवभारत टाइम्स से काम करते हैं, बागपत से। अजीत गोयल जी बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है। हम तीनों वहाँ गए तो वो धूप में बैठे थे, टाइम हमने ले रखा था पहले ही, तो हम वहीं पहुँच गए। वहीं ले गए बंदे, उनने कहा भाई कुर्सी और लाओ। तो वो दूध पी रहे थे, तो उन्होंने कहा क्या लोगे?
चाय लोगे कुछ और लोगे? मैंने कहा कुछ नहीं लेने के, जो आप ले रहे वही लेंगे। कहने भी लोगे मगर यू ही लेंगे जो इसमें पड़ा, हमें भी तो पता लगेगा कुर्ते पजामे में कैसे रहो, जैकेट नहीं पहनते, ये इसका राज का पता लगा। केंद्र में उद्योग मंत्री थे, तो उनके साथ कौन थे? हमारे गांव के जो दिल्ली पुलिस में एक हेड कांस्टेबल थे, रामवीर। दोस्तों नमस्कार, आज हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार दैनिक उदयवाणी के संपादक रामबोल तोमर जी हैं। भाई साहब, आपका स्वागत है चैनल पर। धन्यवाद आपका, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम बात करेंगे चौधरी अजीत सिंह के बारे में, एक ऐसा नेता जिसने जीवन भर किसानों के लिए लड़ाई लड़ी। गन्ने का सवाल हो, चाहे चीनी मिलों के क्षमता विस्तारीकरण का सवाल हो, चाहे चीनी मिलों की संख्या बढ़ाने का सवाल हो, चाहे चीनी मिलों का दायरा कम करने का सवाल हो, चाहे पेट्रोल में एथेनॉल की मिक्सिंग का सवाल हो, चाहे गन्ने के भाव का सवाल हो, हर मोर्चे पर चौधरी अजीत सिंह किसानों का दुख दर्द दिल में लिए घूमते थे। संसद में उनकी आवाज़ बनते थे, और जब जब उनको ताकत मिली सरकार में, जब जब वो केंद्र सरकार में मंत्री हुए, तो उन्होंने अपनी कलम से ऐसे फैसले लिए जिन्होंने किसानों की आर्थिक दशा बदलने में बड़ी भूमिका निभाई। गंदेवड़ा गांव में जो संगम है, जो यमुना और गंगा दोनों का पानी वहाँ मिलता है और वहाँ से नहरों के रूप में आगे बढ़ता है, वो उनकी देन है। और इस इलाके में तमाम इंस्टीट्यूशंस, तमाम सड़कें और ना जाने ऐसे कौन कौन से काम उनके खाते में हैं जो किसानों के दिलों में आज भी हैं। ये कहा भी जाता है कि जो बड़े नेता होते हैं वो कभी उनका शरीर चला जाता है, उनके निधन के बाद उनका शरीर चला जाता है, लेकिन उनके विचार, उनके कार्य लोगों के बीच में हमेशा जिंदा रहते हैं। रामबोल भाई साहब, चौधरी साहब से आपका भी करीब का संबंध रहा। आप चूंकि बड़ौत में दैनिक जागरण अखबार के ब्यूरो चीफ थे, और बड़ौत एक बड़ा सेंटर था पॉलिटिक्स के लिहाज से। चौधरी साहब की कर्मस्थली, चौधरी अजीत सिंह की कर्मस्थली, चूंकि वो बागपत से एमपी रहे, वो पॉलिटिक्स में आए तो पहले राज्यसभा में आए, फिर वो छपरोली से एमएलए भी रहे, फिर बागपत से वो एमपी चुने गए, और आते थे तो बड़ौत में हमेशा रुकते थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस अक्सर उनकी बड़ौत में होती थी। हाँ, बड़ौत में अक्सर होती थी। और उनकी वैसे तो 1989 में केंद्रीय उद्योग मंत्री चौधरी अजीत सिंह बने थे, तब वीपी सिंह की सरकार थी। और उस समय उन्होंने सबसे बड़ा निर्णय ये किया था, जो चीनी मिल जो है उनकी दूरियां करीब 50 से 60 किलोमीटर के बीच थी। हाँ। उस दूरी के बीच में लाइसेंस नहीं मिलता था शुगर मिल लगाने का। तो उन्होंने पहले इसे खत्म किया। उसके बाद लगभग 38 चीनी मिलें वेस्टर्न यूपी में लगाई गई। पूर्वी यूपी में भी लगी थी, लेकिन वेस्टर्न यूपी में ज़्यादा लगी। और उनको, किसानों को ये सबसे बड़ा लाभ हुआ। कंपटीशन हुआ चीनी मिलों के बीच में गन्ना लेने का। अब ये है, वर्तमान में ये हालत है कि भाई हमारा कांटा लगा लो, कोई कहता है चीनी मिलों में प्रतिस्पर्धा होती है। एक एक गांव में कई कई चीनी मिलों के सेंटर हैं आज की तारीख में। हाँ, तो ये संभव इसीलिए हो पाया कि चौधरी अजीत सिंह ने मिलों के बीच की जो दूरी का जो दायरा था, जो कानून था, उसमें ढील दी। और यही नहीं, एक खांडसारी का भी वो था, उसको भी उन्होंने सरल बनाया। अब कोई भी खांडसारी उद्योग कोई भी लगा सकता है। उसके लिए लगभग 6 से 7 किलोमीटर की दूरी पे लगा सकता है, चीनी मिल से दूरी पे। वो भी उन्होंने सरल किया था खांडसारी इकाई के लिए। बहुत सारी खांडसारी इकाई वेस्टर्न यूपी में लगी हुई है, और लोग अब आ भी रहे हैं, खांड भी खा रहे हैं, चीनी की जगह खांड खा रहे हैं। हाँ, और उन्होंने एक जो पेट्रोल में एथेनॉल की मिक्सिंग का, एथेनॉल ब्लेंडिंग का, जो देश में सबसे पहले अजीत सिंह ही वो बंदे हैं जिन्होंने ये मुद्दा उठाया था एथेनॉल मिक्सिंग का, कि पेट्रोल और डीजल में जो पेट्रोल में मिलावट होती है, वो एथेनॉल की मिलावट की जाए, इतने % की जाए, ताकि गन्ना किसानों को उनका वाजिब दाम मिलता रहे। ये भी उन्होंने सबसे पहले मुद्दा उन्होंने उठाया था। हालांकि अब तो सभी उठा रहे हैं, सरकार जो भी है केंद्र में अब सरकार है वो भी कह रही है एथेनॉल मिलाया जाएगा 23% तक। लेकिन हम ये कह रहे हैं अजीत सिंह
चौधरी अजीत बहुत सिंह ने सरल इसकी थे। शुरुआत की थी। हाँ, चौधरी अजीत सिंह ने शुरुआत की और थी। एक बड़ा काम ये था जब 2009 में उस समय की यूपीए सरकार ने ये नियम बना दिया कि जैसे गन्ने का जो भाव है वो केंद्र सरकार तय करती थी, हाँ। और उसके ऊपर प्रदेश सरकार राज्य समर्थित मूल्य घोषित करती थी। तो केंद्र सरकार ने उस समय क्या किया कि 2009 में प्रदेश सरकारों का अधिकार छीन लिया गन्ने का भाव तय करने का। तो उसकी जगह एक उचित लाभकारी मूल्य लेकर के आए, वो फाइन एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस, एफआरपी। तो इससे क्या हुआ कि किसानों में, वेस्टर्न यूपी के किसानों में एक असुरक्षा का भाव पैदा हो गया। पूरे प्रदेश का किसान चिंतित हो गया कि अब उत्तर प्रदेश सरकार हमारा भाव नहीं बढ़ाएगी, केंद्र सरकार का भाव कम होता था तो पैसा कैसे मिलेगा। हाँ। तो चौधरी साहब ने उस वक्त मेरठ में एक बड़ी रैली की, और उस रैली में मेरे याद है उस वक्त मैं हिंदुस्तान अखबार के लिए कवर करता था, तो ये कमिश्नरी पे चौधरी चरण सिंह पार्क में हुई थी वो, और आसपास के 4-5 किलोमीटर के दायरे में ट्रैक्टर ट्रॉलियां, किसान ही किसान, लाखों किसानों का हुजूम उस वक्त यहाँ पर था। और तब चौधरी साहब ने ये कॉल किया कि ये सरकार ऐसे नहीं मानने वाली, हमें दिल्ली पे चढ़ाई करनी पड़ेगी, दिल्ली में जाकर के दबाव बनाएंगे तब पुरानी व्यवस्था लागू होगी। और फिर उन्होंने दिल्ली में कॉल की, और जब दिल्ली में किसानों का सैलाब चढ़ा, वेस्टर्न यूपी से, हरियाणा से, राजस्थान से लाखों किसानों का हुजूम उनके पीछे हो लिया, दिल्ली की सड़कें पट गई, हर तरफ गन्ना लेकर के किसान सड़कों पर दिखाई दे रहे थे, ट्रैक्टर ट्रॉलियां दिखाई दे रही थी। तो प्रेशर बिल्डअप हो गया और सेम डे मनमोहन सिंह सरकार दबाव में आ गई, और उन्होंने प्रदेश सरकार का राज्य समर्थित मूल्य घोषित करने का अधिकार जो है बरकरार रखा। आज तो हालात ये बन गए हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार अभी तक गन्ने का भाव घोषित नहीं कर पाई है, और जो भाव घोषित करती है उसे समय पे दिला नहीं पाती है। और इसके अलावा ये जो भाव घोषित करने की प्रक्रिया है, इसको लेकर भी उन्होंने सरकारों पे प्रेशर बनाया। तब बड़े बड़े मूवमेंट खड़े होते थे, और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक तो हर हाल में भाव घोषित हो जाता था। इस बार तो जनवरी भी खत्म हो गया, फरवरी आ गया, पूरा सेशन एंड होने की तरफ चल पड़ा है, लेकिन गन्ने का भाव घोषित नहीं हो पाया। घोषित नहीं, यार कोई बोलने को तैयार नहीं। हाँ, तो चौधरी अजीत सिंह हमेशा इसको लेकर के जो है बहुत सतर्क रहते थे, और वो हमेशा किसानों के लिए लड़ते रहते थे। बागपत में तो एक उन्होंने रिसर्च इंस्टीट्यूशन की स्थापना कराई थी जो वेटरनरी साइंस का है बड़ा, और वो खास तौर पे यूथ को लेकर के बहुत चिंतित दिखाई देते थे। एक खास अंदाज उनका रामबोल भाई साहब था कि वो सरल बहुत थे। जैसे कभी फोर्स लेके अपने साथ नहीं चलते थे, सिक्योरिटी लेके नहीं चलते थे, गनर हमने कभी उनके साथ नहीं देखा। वो मेरठ आते थे, बागपत आते थे, तो सीधे आए, गाड़ी से उतरे फटाक से, और किसानों के बीच में घुस गए। ऐसा हुआ, वो केंद्र में उद्योग मंत्री थे, तो उनके साथ कौन थे, हमारे गांव के जो दिल्ली पुलिस में एक हेड कांस्टेबल थे, रामवीर जी। वो रामवीर जी को साथ रखते थे, बस एक ही सुरक्षा गार्ड उनका होता था। मैंने पूछा, भाई चौधरी साहब एक दिन, मगर आपके साथ ताम झाम पूरा चलता है, सिक्योरिटी नेता लेके चलते हैं आप। अरे क्या, मुझे कहीं का खतरा है, मेरे साथ किसान है, मुझे कहीं का खतरा है। हाँ। तो वो इतने सौम्य और व्यवहार कुशल, हाँ नाराज भी हो जाते थे, गुस्सा होता था, गुस्सा आता था, गुस्सा पत्रकारों से बहुत बार लड़ जाते थे। अरे गुस्सा कई बार ऐसा हुआ, किसान, हम चले गए उनकी कोठी पे, अकबर रोड पे उनकी कोठी हुआ करती थी पहले। तो उस कोठी में वहाँ किसान बैठे थे, कई हजार किसान, टिकट की मारामारी थी, मांग कर रहे थे, टिकट मांग रहे थे। तो उस समय 12 तुगलक रोड वाली, 12 तुगलक रोड नहीं, अकबर रोड नहीं, 12 तुगलक रोड पे थे वो। हाँ। और महत्वपूर्ण बात ये थी कि वो हर जगह बीच में जाके बैठ जाते थे। किसान कहते, नुका अब क्या हमें दे दियो टिकट, देख लियो बहुत सेवा कर रहे, अर्ध गई लोंडा बढ़िया आयु, इस स्टाइल से किसान वो सबकी सुनते थे। हाँ हाँ बताओ, आप बताओ, अरे तुम बताओ, हाँ भाई तुम बताओ, कहले ये इस तरह से, इस स्टाइल में वो जो पूछते थे। हाँ हाँ देखेंगे, बस जाओ, अब जाओ घर, और काम भी करना है। बस फिर दूसरी मंडली में कई बार ऐसा हुआ कि बहुत सारे लोग उस गोल चक्कर पे बैठे, तो दूसरे पे बैठ के जाके कह लगे, अभी तो तुम मेरे सामने थे, पहचान लिया मैंने,
पागल नहीं हूं। तो इस तरह इस स्टाइल में बात करते थे। कहले नहीं भाई, अब तुम घर जाओ, मैंने सुन ली आपकी बात, तुम फला के लिए टिकट मांग रहे ना, मैं याद रहेगा, चिंता मत करो। इस तरह से एक वीडियो उनका बड़ा वायरल हुआ, 8-10 किसान सामने बैठे हैं और वो किसी के लिए टिकट की पैरवी कर रहे हैं। तो चौधरी साहब कहते हैं कि तुम ही दे दो, तुम ही दे दो, किसे दोगे? तो वो गुस्सा आ जाता है उन्हें। वो किसान कहते हैं जी जिसे भी दो ईमानदार आदमी को देना, बढ़िया आदमी को देना जी। बोले किसी के माथे पर लिखा है ईमानदार, किसी के माथे पर लिखा है बढ़िया, नाराज हो जाते। तुम दे दो जिसको देना चाहते हो। बहुत। और एक बार की बात है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में यहाँ मेरठ थे, सर्किट तो हमने उनसे पूछा कि चौधरी साहब टिकट लिस्ट कब जारी हो रही है? विधानसभा चुनाव नजदीक था। तो बोले दे दो जिसको देना है टिकट, मीडिया वाले तो टिकट ही बांटते रहते हैं मुझे थोड़ी बांटना है। हाँ, ये स्टाइल आप लोगों को बांटना, लिख दो जिसको लिखना है, किसको मिल रहा है। गुस्सा जल्दी आ जाता था उन्हें, गुस्सा बहुत आता था, और लेकिन उतनी जल्दी वो शांत भी हो जाते थे। हाँ, शांत हो जाते थे। दिल में स्थायी नाराजगी नहीं रहती थी नहीं, उनके। बहुत सरल थे। हाँ, वो जो आजकल के जो चालबाज नेता है ना, वो वैसा नहीं था। वो समरपाल नहीं थे। समरपाल सिंह जो बरनावा के विधायक रहे, वो शुरू में उनके बड़े प्रिय रहे, बाद में हालांकि कुछ खटास आ गया था। और समरपाल सिंह फिर अलग भी हुए, वो अलग बातें हैं। तो एक बार समरपाल सिंह जी का जो रेजिडेंस है, वो यहीं मेरठ में मंगल पांडे नगर में उस वक्त रहते थे वो। अब तो समरपाल इस दुनिया में नहीं है। तो वो उनसे एक बार हमारी बात हो रही थी, तो एक किस्सा उन्होंने बताया कि वो चौधरी साहब के साथ जो है ट्रेन में आए, तो चौधरी साहब अपने पास कभी कोई पर्स, कोई पैसा, फोन नहीं रखते थे। तो लखनऊ से बाई ट्रेन आए, और बाई ट्रेन आने के बाद दिल्ली में जब नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे उतरे, तो वहां से चलने के लिए जब स्टेशन पे भीड़ भाड़ ज्यादा थी, तो समरपाल से की आंखों से वो ओझल हो गए। तो चौधरी साहब तो अपने अंदाज में, उस समय वो कोई लाव लश्कर रखते नहीं थे, सादगी से खुद ड्राइविंग का शौक था उन्हें। मॉर्निंग में खुद ड्राइविंग करके मॉर्निंग वॉक करने जाते थे। तो अब चौधरी साहब बाहर आके जब समरपाल दिखाई नहीं दिए, तो नाराज होकर एक 3 व्हीलर में बैठ के चल दिए। 3 व्हीलर जब 12 तुगलक रोड के सामने जाके रुका, तो चौधरी साहब ने कहा मैं पैसे भिजवाता हूँ। तो 3 व्हीलर वाले ने चौधरी साहब का हाथ पकड़ लिया, बोले जी यहाँ ऐसे बहुत लोग आते हैं दिन भर, कि जो कहते हैं जी अभी पैसे भिजवाता हूँ और फिर आते नहीं पैसे दे के जाओ जी। अब इतने में समरपाल सिंह ढूंढते ढांढते लस्त पस्त किसी तरह पहुंच गए। उनको आभास हो गया कि चौधरी साहब तो निकल गए। तो दूसरे 3 व्हीलर से समरपाल सिंह भी पहुंच गए। तो उस समय ये वाकया चल रहा था। तो समरपाल सिंह ने जेब से निकाल के पैसे दिए उसको, किराए के अंदर गए। चौधरी साहब ने कुछ नहीं कहा, समरपाल ने बताया। बोले 2 दिन मुझसे बोले नहीं। 2 दिन बाद फिर फोन करा, बोले अरे समरपाल कहाँ हो तुम, दिखाई नहीं दे रहे हो? तो बोले मैं फिर गया जी, जाके बातचीत शुरू करी तो पुराना गिला शिकवा सब दूर। तो इस तरह का नाराज, लंबे समय तक नाराज नहीं किसी से भी रहते थे। अक्सर ये होता था कि कई बार ये सुबह ही सुबह उनका फोन आता था, कोई नेगेटिव खबर यदि लग गई। वो रेगुलर फोन पे बैठते थे मॉर्निंग में। तो मॉर्निंग में राणा जी ऐसा हुआ, कई बार उनका सुबह ही सुबह फोन आता था। मैं उस समय बड़ौत था दैनिक जागरण में, तो सुबह ही कॉल आया, कहले जी चौधरी साहब बात करेंगे। हमने देखा कि निगेटिव खबर छपी है। कोई निगेटिव खबर एक दिन लिख दी तो अगले दिन सुबह ही फोन आना था, उनका तय था। और सोते हुए को वही जगाते थे, ये सोते हुए को जगाते थे कि लोगे सो रहे होंगे। मैं नहीं जी मैं अभी उठा। कह लगे ऐसा है भाई, इतनी निगेटिव लिख दी खबर, बताइए क्या है ये, बताइए आप। इस तरह की बात वो कहते थे भाई ऐसे ना करा करो, ऐसे मत करा करो, ज़्यादा निगेटिव लिख देते हो आप। तो वो गन्ने का, एक बार गन्ने का मामला मैं बताऊं, गन्ना मूल्य बढ़ाने को लेके एक आंदोलन चल रहा था मलकपुर मिल पर। बागपत का मलकपुर मिल है, उस पर आंदोलन चला हुआ था। तो वहाँ आंदोलन में अशोक भूत पूर्व प्रधान हैं बिजरोल के, उनका भाषण शुरू हुआ। तो अशोक भूत ने ऐसा आंदोलन का जो भाषण था वो ऐसा बांध दिया, लास्ट में ले आए कि भाई चौधरी अजीत सिंह अब
मलकपुर मिल पर ताला लगाएंगे। जितने लोग थे वहां, हजारों लोग थे, कई हजार लोग थे, सब सन रह गए। ये क्या हुआ? अरे अजीत सिंह ताला कैसे लगा देंगे? अजीत सिंह उस पर से उठ के राणा जी मंच पर से उठ के चल दिए कि ताला लगाएंगे, ताला लगाएंगे। वो ताला नहीं लगा रहे थे, वो तो उठ के चल दिए थे अपनी गाड़ी की तरफ को। लेकिन पब्लिक क्या हुई उस दिन, साजिश भी हुई। कुछ लोगों ने उनको गन्ने की चैन जो होती है उसमें डालने की कोशिश की। संसार सिंह सीओ थे, सीओ और उनकी पूरी टीम, उन्होंने बचाया। उसमें चैन में यदि वो गिर गए होते तो बहुत बड़ा हादसा हो जाता। तो इस तरह का भी उनके सामने वाकया, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, मैं ताला लगाऊंगा या नहीं लगाऊंगा, उठ के चल दिए। लेकिन उनको किसान, बीच में किसानों के फंस गए थे, उसमें जवाब नहीं बना कि ताला लगाऊं ना लगाऊं। गन्ना मूल्य बढ़ाने की बात थी, बकाया गन्ना मूल्य जो था उसके बकाये के भुगतान की मांग थी। वो बागपत के लोगों से इतना लगाव करते थे। दरअसल कोई एफआईआर जिंदगी में उन्होंने कभी किसी दूसरी पार्टी के कार्यकर्ता के खिलाफ भी नहीं कराई। राजनीतिक रंजिश में कभी कोई एक्ट नहीं किया उन्होंने कि भाई फला पार्टी का कार्यकर्ता या फला गांव में कुछ लोग हमारे प्रतिद्वंदी हैं, विरोधी हैं, दूसरी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं तो इनको जेल भिजवा दो, इन पे झूठे मुकदमे लगवा दो। ऐसा कोई काम उन्होंने पूरे जीवन भर नहीं किया। और आप देखिए कि उस घटना के बाद भी उन्होंने कोई एफआईआर नहीं कराई, अपनी गाड़ी में बैठ के चले गए। और इससे भी बड़ा जिंदा दिली का वाकया उनका, जब वो 2019 का चुनाव मुजफ्फरनगर में हारते हैं, तो हारने के बाद जब रिजल्ट में लगभग ये तय हो गया रुझानों में कि वो चुनाव हार रहे हैं, तो वो मतदान केंद्र छोड़ के दिल्ली चले गए। चूंकि भीड़ इकट्ठा हो रही थी और ये अफवाहें फैल रही थी कि मतदान में, मतगणना में धांधली हो रही है, गिनती में गड़बड़ियां की जा रही हैं, तो उनके वहां रहने से टकराव हो सकता था, हिंसा हो सकती थी। इस बात को वो समझ गए थे और वो जनादेश को स्वीकार करके गाड़ी में बैठ के वहां से निकल आए। हिंसा के पक्ष में कभी हिंसा के पक्ष में नहीं रहे। और वो उनके पास, दरअसल उनके पास जानकारियां इतनी सटीक रहती थी। जब वो 2014 का चुनाव हारे तो खुद रात में जब चुनाव खत्म हो गया 10 बजे मेरी उनसे फोन पे बात हुई, उनका कोट मैंने लिया अखबार के लिए, तो उन्होंने कहा कि मैं चुनाव लूज कर गया हूं। और बताया उन्होंने कि कैसे लूज कर गया, कहां कहां कितना लूज कर रहे हैं, और वैसे ही नतीजे भी आए। उनके जीवन में जब वो अपने करियर की शुरुआत कर रहे थे तो सांप्रदायिकता के खिलाफ उन्होंने करियर की शुरुआत की। मेरठ में दंगे हुए थे, मुरादाबाद में हिंसा हुई, कानपुर में दंगे हुए, कई जगह प्रदेश में दंगे हुए थे। उस वक्त उन्होंने मेरठ से और लखनऊ के लिए पैदल यात्रा करी, उस वक्त सांप्रदायिक सौहार्द बनाने के लिए। और आप सोचिए, ये उनके करियर के शुरुआत के दिनों की बात थी, 87 की। और जब मुजफ्फरनगर में सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ गया तो वो मुजफ्फरनगर चुनाव लड़ने गए। उन्होंने कहा मैंने चुनाव बहुत लड़े, मेरा मकसद जीतना या हारना नहीं है, मैं जो सोशल फैब्रिक टूटा है उसको जिंदा रखना चाहता हूँ, उसकी रिवाइवल के लिए यहाँ पे आया हूँ। मैं आपसी भाईचारा कायम करना चाहता हूँ, भाईचारे के लिए यहाँ पे आया हूँ। और जब वो हार गए तो हारने के बाद रामबोल भाई साहब, सोरम का उनका वो वीडियो है, बहुत वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने कहा, पंचायत में वो बोले, उन्होंने कहा कि मैं चुनाव हार गया, कोई बात नहीं, चुनाव आप लोगों ने बहुत जिताए मुझे, मैं कुछ चुनावी राजनीति के लिए यहाँ पे नहीं आया हूँ, आप अपने लोग हैं, आप लोगों के बीच आके मिल बैठ के बात करना मुझे अच्छा लगता है। मिलेंगे, बैठेंगे, गप्पे हाँकेंगे, और क्या। ये तो सरल बहुत थे, सरल बहुत थे, इसमें दो राय नहीं। और कई बार दिल्ली उनसे मिलने का मौका मिला, कई दफ़ा, एक दफ़ा नहीं कई बार। और ऐसा नहीं कि फ़ोन भी करते थे वो, सुबह और शाम नियमित रूप से फ़ोन पर बैठते थे। ऐसे नेता आज के वक्त में कम हैं, इतना इजीली अवेलेबल। उनके रेजिडेंस बागपत के लोगों के लिए हर वक्त खुला रहता था, कोई सिक्योरिटी नहीं रहती थी वहाँ पे। और सुबह और शाम को जितने भी फ़ोन आते थे वो अटेंड करते थे। दिन में जितने लोगों के फ़ोन रिसीव नहीं हो पाते थे उनको उनके स्टाफ नोट कर लेता था, देर शाम या अगले दिन वो बात जरूर करते, कॉल करा लेते थे। अब इससे जो नाराज, मान लिया कोई चुनाव में उनसे नाराज भी है तो उसको मनाने का भी काम लोगों को सौंपते थे, खुद फ़ोन करते थे, नाराज़गी दूर करते थे।
और अपने ठेठ लहजे में बात भी करते थे, कोरवी में बात करते थे। जो बागपत में कोरवी अभी जिंदा है उसी में बात करते थे। अरे क्या हो गया भाई, मान जाओ, इस तरह बात करते थे। हाँ। कई बार वो फोन पे अकेले, मान जाओ, ऐसा ना करो, बहुत नुकसान हो जाएगा मुझे, इस तरह की बात करते थे। वो कई बार सीधे कोरवी में बात करते थे और सरल भी थे। और उनकी भाषा, वो बागपत की भाषा में रम और पूरे रम भी गए थे, इसमें दो राय नहीं। लोकसभा चुनाव जब उनका होता था, जब ये चुनाव लड़ते थे, तो जिस दिन मतदान होता था वो उस दिन भी घूमने आते थे और खासकर पत्रकारों से पूछते थे कि भाई क्या चल रहा है, कैसा माहौल है, क्या हो रहा है। वो फीडबैक लेते थे पत्रकारों से कि भाई कैसा चल रहा है, कहाँ मतदान कम हो रहा है, कैसा हो रहा है, कहीं गुंडागर्दी तो नहीं हो रही है, इस तरह की बात करते थे। और बेहद सरल स्वभाव, सौम्य, और हंसते बहुत थे, वो हर बात हवा में उड़ा देते थे, हंसते बहुत थे। गंभीर बात कई बार ऐसे डर लगता था कि भाई गमगीन माहौल में बैठे हैं कहीं, कि भाई चौधरी अजीत सिंह हंस ना दे यहाँ। कई बार डर लगता था कि भाई चौधरी साहब हंस ना दे यहाँ, गमगीन माहौल में बैठे और वो हंस दे, उनका कुछ नहीं पता था। हाँ। कि वो मुस्कुराते बहुत थे, बहुत हंसते थे। हाँ। तो ये डर भी लगता था कई लोगों, लेकिन वो संभलते थे, देखते थे माहौल को, भापते थे कि नहीं भाई यहाँ हंसने का माहौल नहीं है। अच्छा, शुरू में जब वो पॉलिटिक्स में आए तो उनका बड़े लेंस वाला चश्मा, बड़े घुंघराले बाल, हाँ। और फिर बाद में जीवन भर हमने उन्हें कभी जैकेट में नहीं देखा। हाँ। खाली भीषण सर्दी में, दिसंबर जनवरी में भी हाँ। कुर्ते पजामे में ही रहते थे। ज्यादा किया तो कभी शॉल डाल लिया एक बस। हाँ। तो अदरवाइज वो गर्म कपड़े नहीं पहनते थे। ऐसा हुआ एक बार, दिल्ली उनकी कोठी पे ही, तुगलक रोड पे ही हम गए। मैं था, जयवीर सिंह थे और अजीत थे, जो वहाँ नवभा टाइम्स से काम करते हैं बागपत से। अजीत गोयल जी, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है। हम तीनों वहाँ गए तो वो धूप में बैठे थे, टाइम हमने ले रखा था पहले ही, तो हम वहीं पहुँच गए। वहीं ले गए बंदे, उनने कहा भाई कुर्सी और लाओ। तो वो दूध पी रहे थे, तो दूध पी रहे थे तो उन्होंने कहा क्या लोगे, चाय लोगे, कुछ और लोगे? मैंने कहा कुछ नहीं लेने के, जो आप ले रहे वही लेंगे। कह रहे लेंगे, मगर आज यूं ही लेंगे जो इसमें पड़ा, हमें भी तो पता लगेगा कुर्ते पजामे में कैसे रहो, जैकेट नहीं पहनते, ये इसका राज का पता लगेगा। तो उसने अपने बंदे को बुलाया, उसे कहा भाई जो दूध मेरे लिए तैयार हुआ है, जो मेरे लिए एक डाल के लाए हो वही ले आओ, 3 गिलास डाल के। हाँ। तो वो 3 गिलास दूध लाए, उसमें काजू थी, बादाम थे, पिस्ते थे, अंजीर जो है, अंजीर भी उसमें काट करके गिर रखे थे। मतलब बहुत सारी चीज़ें थी जो कश्मीर का फूड था, ड्राई फूड वो डाला हुआ था। तो वाकई उतना स्वादिष्ट हमें लगा कि पूछो मत। ये मौका हमें दूध उनके साथ पीने का मौका मिला था। खैर, बहुत सारे किस्से हैं। बड़े नेता बड़े यूं ही नहीं होते, बहुत सारी वजह होती हैं उसके पीछे। उनका लोक व्यवहार, उनकी जीवन शैली, उनका लोगों से मिलने जुलने का अंदाज, उनका लोगों को मोबिलाइज करने का अंदाज, ये सारे चीज़ें रोल प्ले करती हैं। दोस्तों, आपके पास भी चौधरी साहब के बहुत सारे किस्से होंगे। 12 फरवरी को उनका जन्म दिवस है, तो हम ये वीडियो रिलीज कर रहे हैं, तो आप भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि चौधरी साहब से आपकी क्या यादें जुड़ी हुई हैं। बागपत के तो गांव-गांव में चौधरी साहब की यादें बिखरी हुई हैं। तमाम किस्से आपके पास होंगे। हम अगले वीडियो में आपके उन किस्सों को आपके नाम के साथ शेयर करेंगे। हमारे चैनल को देखते रहिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, नोटिफिकेशंस ऑन कर दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार।